So we are going to start practical application of refractions. First, start कर रहे हैं real depth and apparent depth. Apparent depth and normal shift. Normal shift. तो आपने देखा होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम कोई सा ग्लास ले लें, जैसे फिल ऑफ वाटर है या कोई सा ग्लास बीकर हो या स्विमिंग पूल हो, उसके अंदर कोई चीज रखी भी, कोई सिक्का डाल दिया जाए, कॉइन डाल दिया जाए, कुछ भी चीज उसके अंदर डाल दी जाए तो थोड़ी सी उठी भी नजर आती अपनी एक्चुअल पोजीशन से। तो कितने से ऊपर उठ गई अपने बॉटम से, नीचे से जहां एक्चुअल रखी हुई थी वो नीचे से ऊपर कितनी उठ गई परपेंडिकुलरली, उसको तो बोलेंगे नॉर्मल शिफ्ट। ठीक है, बॉटम से एक्चुअल में कितना आपको दिख रही है पानी भरने के बाद, वो तो क्या आपका नॉर्मल शिफ्ट। और टॉप सरफेस से वो किस जगह पे आपको दिख रही है उसको बोलेंगे उसकी अपरेंट शिफ्ट या अपरेंट डेप्थ। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर, जैसे ये मैंने एक बीकर बना दिया, इस बीकर के अंदर आई एम सब्स्टिट्यूटिंग अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, यानी कि कॉइन मान लीजिए, ये कॉइन। अगर आप इसको अभी ये खाली है, अभी अगर आप इसको डायरेक्टली देखेंगे तो ये कहां पे नजर आएगा, जहां पर ये है एक्चुअल में वहीं पे नजर आएगा। इस पॉइंट को, इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन को बोल दिया मैंने पॉइंट ओ। तो जो कॉइन है वो पॉइंट पर रखा हुआ है बॉटम पार्ट पर। तो अगर इसमें अभी तक मैंने वाटर फिल नहीं किया है कोई सा भी, तो अभी आपको ये कहां पे नजर आएगा, बॉटम पे। लेकिन जैसे ही इसके अंदर वाटर फिल करेंगे हम, तो अब अगर आप बाहर से देखोगे तो ये कॉइन एक्चुअल में ओ पॉइंट पर नजर ना आकर के कहीं और नजर आएगा, कुछ ऊपर उठा हुआ नजर आएगा, कहीं कुछ ऊपर उठा हुआ नजर आएगा। इस सिचुएशन को ही हम बोल रहे हैं क्या, कि इसकी डेप्थ में, अगर ये टॉप लेयर थी इसकी वाटर की, लेट्स सपोज दिस इज द टॉप लेयर, तो यहां से इस मेन सरफेस से बॉटम सरफेस तक जहां पे ऑब्जेक्ट था, ये कहलाएगी इसकी रियल डेप्थ। और ये डिस्टेंस सरफेस से, टॉप सरफेस से यहां तक की ये डिस्टेंस कहलाएगी अपरेंट डेप्थ, एडी। ठीक है, तो ये तो ही अपरेंट डेप्थ। और ये नीचे से ऊपर कितना उठा, इसको बोला जा रहा है क्या, नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट। ठीक, अब ये होता कैसे, ये दिखता कैसे, तो उसको हम देख लेते हैं। ठीक, लेट्स सपोज मैं फिर से यहां पर बना रहा हूं यही डायग्राम। ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट, और क्लैरिटी के लिए वाटर पूरा फिल ना करके इसकी केवल सरफेस को, टॉप सरफेस को शो किया जा रहा है। ठीक है, आप बाहर हो, दिखाने के लिए जो रिफ्लेक्शन होगा, जो भी रेज, आप कोई भी ऑब्जेक्ट को तब देख पाते हो जब ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज आपकी कहां पे एंटर करे, आईज में एंटर करे। तो निकलने को तो इससे रेज जो भी निकल रही है वो सभी डायरेक्शंस में निकल रही है, लेकिन आपकी आईज में कौन सी रेज पहुंच रही है, वो रेज उसको वापस पीछे एक्सटेंड कर दो, वो जहां पे मीट कर रही होंगी रिफ्लेक्टेड रेज, वो इसकी इमेज को शो करेंगे। जैसे अगर अभी मैं डायरेक्ट इसको देख रहा हूँ, ये मैं खड़ा हो गया डायरेक्ट देख रहा हूँ, तो इससे आने वाली सभी रेज डायरेक्ट मिल रही है, और उनको पीछे एक्सटेंड करूँ तो यहीं पे नजर आ रहा है, तो मेरे को इसकी एक्चुअल पोजीशन अभी यही नजर आ रही है। लेकिन जैसे ही मैं इसमें वाटर फिल कर दूंगा तो बाहर आने वाली रेस रिफ्लेक्शन की, क्योंकि मीडियम का डिफरेंस आ रहा होगा, रेस कहां से आ रही होंगी, वाटर से। कहां आएंगी, एयर में। वाटर से एयर में जैसे ही आएंगी, मीडियम चेंज हो चुका है, मीडियम चेंज होते ही क्या हो जाएगा, डेंसर टू रेयर मीडियम होते ही रेज विल बैक अवे और टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे। वेरी गुड। तो जैसे ही अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएंगी, उसको पीछे एक्सटेंड करूंगा तो उसकी सीधी डायरेक्शन भी चेंज होगी। अभी तो एयर से एयर में देख रहा हूं, तो ये रेस देखिए, ये अगर ये मार्कर को मैं रेस मान लूं, तो ये रेस एयर में ही चल रही है तो सीधी आ रही है, और इसी को पीछे भेज दूं तो ये वहीं जाकर के मीट हो रही है। तो जब ये बैंड ही नहीं हो रही तो ये वापस वहीं पे जाके मीट करेगी, इसलिए मुझे ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं नजर आ रहा है। लेकिन आप सोचिए कि ये जो रेस है वो इन
इसके थ्रू बैंड हो चुकी। तो मैंने बोला कि रेज आ रही थी कुछ ऐसे, ये, और ये मेरे को कैसे बोलूंगा इसको, ये रेज आ रही थी ऐसे और ये मेरी आइस तक ऐसे पहुंची। तो इस मार्कर को हटा देता हूं, तो स्केल है, स्केल है। तो देखिए वाटर फिल करने के बाद रेज जैसे ही बाहर आएंगी ये बैंड हो गई, और बैंड होकर के ये मेरी आइस तक पहुंच रही है, ये स्केल वाली रेज। तो एक्चुअल में इस रेज को पीछे करूंगा तो मुझे ऑब्जेक्ट यहां नजर आ रहा होगा, ये देखिए, ऑब्जेक्ट की सिचुएशन चेंज हो गई। अब इसको मैं समझा देता हूं, ये तो हुआ मैंने केवल ऐसे लॉजिकली समझाया, एक्चुअल में कैसे होता है देखिए। ऑब्जेक्ट ये है, आपकी आइस बाहर है। अभी समझने के लिए आप ऐसा मानेंगे कि आपकी आइस पूरे एरिया को कवर कर रही है, ठीक है, यानी कि रेस कहीं से कहीं तक भी आए सभी जगह आपकी पूरी आइस के अंदर पहुंच रही है। तो ये ना कहते सर इतनी बढ़िया आइस किसकी है, मेरी भी नहीं है, आपकी भी नहीं है, लेकिन अभी समझना है कि पूरे को इसने कवर कर लिया। इस तरह का आपको सिचुएशन को मानना है। सबसे पहले ओ पॉइंट से रेज स्टार्ट हुई, ओ पॉइंट से एक रे हो गई ये, और दूसरी रे हमने बोल दी बिल्कुल सीधी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये वाली जो रेज है ये टॉप सरफेस के परपेंडिकुलर हिट हुई। जो टॉप सरफेस के हिट होंगी परपेंडिकुलरली, बताओ वो बाहर कैसे जाएंगी, जल्दी बोलो सब लोग। सीधी सीधी, बिल्कुल सीधी, ठीक है, विदाउट एनी डेविएशन, क्योंकि एंगल आई जीरो हो चुका होगा तो एंगल आर भी जीरो हो जाएगा। तो ये तो हो गई, लेट सपोज ये पॉइंट हमने दे दिया पॉइंट ए। इससे बाहर निकलने वाली रेस जो भी गई है वो बिल्कुल सीधी जा रही होंगी, ये आइस के अंदर चली गई। तो ये पॉइंट ए, ऑब्जेक्ट से रेज निकल रही है, तो ये है इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रे 1, और ये वाली रे है इंसिडेंट रे 2। एक ए पॉइंट पर हिट हुई और एक बी पॉइंट पर हिट हो गई, ठीक है, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब बी पॉइंट पर ये बाहर है हमारा मीडियम एयर और अंदर है मीडियम वाटर, ठीक। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए, और म्यू ए की वैल्यू, म्यू एयर की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर और वैक्यूम इज ऑलवेज 1 बाय डिफॉल्ट। वाटर के लिए या कोई सा भी जो आपने मीडियम ले रखा है, ये मीडियम, ये एक्चुअल में हम ये बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को कौन से मीडियम में रख रखा है, डेंसर मीडियम में। तो इन जनरल मैंने म्यूएम ले लिया, यानी कि ये म्यू डी को शो कर रहा है, डेंसर मीडियम को शो कर रहा है, और फाइनली इसी को आप लिख दोगे म्यू डब्ल्यू, म्यू वाटर, ठीक है। अब जैसे ये बी पॉइंट पर आई, हमें क्या ड्रॉ कर देना है, नॉर्मल ड्रॉ कर देना है। तो नॉर्मल ड्रॉ कर दिया साहब मैंने, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। एंड डैश जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन दे विल बैंड। कहां से निकल रही है, डेंसर मीडियम से। कहां जा रही है, रेयर मीडियम में। क्या हो जाएंगी, डी टू आर, दूर दूर हो गई, तो ये चली गई साहब बैंड हो गई, और ये आइस में इस तरह से पहुंची। तो एक रे पहुंच रही है सीधी और एक रे पहुंच रही है ये। तो एक रे तो आपके आइस में आ रही है एडी और दूसरी आ रही है बीसी। दिस इज बी, दिस इज सी। So these are the two refracted rays, refracted ray 1 and this is BC refracted ray 2. ये दोनों रेस इधर की तरफ कहीं मीट हो सकती है या नहीं मीट हो रही, तो इनको क्या करते हैं, मीट करवाने के लिए पीछे एक्सटेंड कर दे। तो पीछे अगर एक्सटेंड करूं इसी को, तो ये मैं पीछे की तरफ लेकर के आ रहा हूं और इसको भी पीछे की तरफ लेकर के आ रहा हूं, बिल्कुल सीधा। तो ये देखिए यहां पर ये दोनों रेज जब मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रहा हूं तो किस पॉइंट पर मीट करके, इस पॉइंट पर। इसी पॉइंट को हमने बोल दिया इमेज पॉइंट आई। जल्दी से बताइए, इफ दिस इज इंसिडेंट रे ओबी और एन एन डैश नॉर्मल है, तो दिस एंगल शुड बी इज इक्वल टू, ये एंगल क्या बोला जाएगा ऑल ऑफ यू, हाँ जी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, वेरी गुड। और ये एंगल क्या बोला जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन आर, और एन के बीच का एंगल आर, ठीक है साहब, ये बहुत बढ़िया। जल्दी से मुझे बता सकते हो कि ये एंगल कितना होगा, ए ओ बी आई आई। सभी को समझ में आ गया होगा, ये बन रहा है
तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, यानी कि ये दोनों ए बी और एन एन डैश वाली बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल होने के कारण उनको कोई भी ऑब्लिक रेज अगर कट करे तो अल्टरनेट एंगल फॉर्म हो जाते हैं। तो अल्टरनेट एंगल बन गए हमारा ये वाला आई। ये एंगल आर, तो बताओ ये एंगल कितना? R. R. corresponding angles. ये आर, तो ये कितना आर, सिंपल बात है ना यार। ये देखो ये वाली और ये वाली चीज, तो अगर मैं इसको ये वाला बोल रहा हूँ एंगल आर, तो ये सीधी लाइन इस ऑब्लिक लाइन के साथ जो एंगल बना रही है, तो ये सीधी लाइन है और वही ऑब्लिक लाइन ही है, तो वही सेम एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में, क्या कहला जाएंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। Corresponding angle. Angles. ठीक है, इतना सही आई गेस सबको समझ में आ गया। तो एक्चुअल में जो आई पॉइंट है वहीं पे हमें क्या नजर आ रहा है? ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो एक्चुअल में अब आई पॉइंट पर नजर आ रहा है, यानी कि ये जो मैंने बोला था कि ये ऑब्जेक्ट इतने से ऊपर आपको दिख रहा है, तो ये सिचुएशन हो गई। ये ओ से ऊपर कितना उठ गया? आई। तो ओ से आई आपका क्या कहलाएगा? नॉर्मल शिफ्ट। और ए से आई ये क्या कहलाएगी? आपकी अपरेंट डेप्थ। और एक्चुअल में कहां पे था? तो ये डिस्टेंस आपकी क्या कहलाएगी? रियल डेप्थ। ए ओ, तो यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं यहां पर सारी चीजें कि मैंने क्या क्या लिया। ओ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई इमेज पॉइंट, जहां पे इमेज बन रही है, ठीक। ओ ए या ए ओ इज इक्वल्स टू आपका क्या बोला जाएगा? रियल डेप्थ। इसको सिंपली डी, और मैं प्रेफर करता हूं आर डी, रियल डेप्थ, ठीक। इसी तरह से ए आई ये क्या कहलाएगी? अपरेंट डेप्थ। अपरेंट इसलिए क्योंकि ये एक्चुअल नहीं है, ये तो हमें दिख रहा है, तो अपरेंट डेप्थ को जनरली ए, और मैं प्रेफर करता हूं ए डी, ठीक है। और म्यू वन इसको M1 बोल दूं मीडियम, और इसको M2 बोल दूं, तो म्यू वन कौन है यहाँ पर? म्यू एयर, जिसको हम सिंपली लिख रहे हैं म्यू ए। यस, और आप ये भी लिख सकते हो म्यू आर, रेयरर मीडियम। हमेशा हम जो अभी ये पूरा केस कर रहे हैं, ये सिचुएशन किसके लिए ले रहे हैं हम अभी? कि जब ऑब्जेक्ट को कौन से मीडियम में रखा जा रहा है? डेंसर मीडियम में रखा जा रहा है। यानी कि अगर दो एयर के अलावा अगर आप कोई दो मीडियम चूज करने वाले हो इसी सिचुएशन के लिए, तो आप ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस कर रहे हो? डेंसर मीडियम में। बाहर जो भी मीडियम है वो उसके रेस्पेक्ट में क्या रहना चाहिए? रेयरर मीडियम। अभी हमने एयर लिया, ठीक। तो म्यू आर, और इसकी वैल्यू अगर म्यू वन या म्यू आर यहां लिख देता हूं, और अगर एयर ले रहे हैं तो एयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। इसी तरह से म्यू टू, जो भी सेकंड मीडियम है वो कौन सा होना चाहिए? डेंसर मीडियम। इसको हमने क्या बोल दिया? म्यू एम या म्यू डब्ल्यू। वाटर ले रहे हैं तो वाटर, म्यू डब्ल्यू। इतनी ये मैंने चीजें यहाँ पर जो जो यूज करी वो सारी चीजें लिख डाली। तो ये इस तरह से हमारी आईज को ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पर? ओ की जगह कहां पर नजर आ रही है? आई पर, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर है क्या? क्विकली गिव ए रेस्पॉन्स। So now our aim is to obtain the relation between the real depth and apparent depth. इनके बीच में एक्सप्रेशन को ऑब्टेन करना। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या कौन सा फेनोमेनन अकर हुआ है? एवरीवन, व्हिच फेनोमेनन अकर्ड इन दिस एप्लीकेशन? Refraction. कौन सा फेनोमेनन और किस पॉइंट पर हुआ है? पॉइंट ए D. और बी पर। तो मेनली ए पर और B. क्योंकि कोई हाँ। डेविएशन हो ही नहीं रहा, इसलिए इससे कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा हमें। तो हम स्नेल्स लॉ अप्लाई कहां पे करेंगे? ओनली B पर. डेविएशन, इसलिए स्नेल्स लॉ विल बी अप्लाइड एट पॉइंट बी। वेरी गुड। सो नाउ स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन को ऑब्टेन करना, एक्सप्रेशन को ऑब्टेन करना। सिंस बाय स्नेल्स लॉ एट पॉइंट बी, या आप इस सरफेस को कोई नाम देना चाहे एक्स वाई, हॉरिजॉन्टल सरफेस को एक्स और वाई, तो आप बोल सकते हो ऑन सरफेस एक्स वाई, ऐसे भी बोल सकते हो। सो एट पॉइंट बी, मैं पॉइंट लिख देता हूं, उससे थोड़ा इजी हो जाता है चीजें समझना कि एग्जैक्टली कहां पे लगा रहे। साइन आई अपॉन साइन आर, आई अपॉन आर, ये है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू,
और ऊपर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। μ1 को ही हम लिख रहे हैं μa, जिसकी फाइनली वैल्यू हो जाएगी 1, और μ2 को ही हम लिख रहे हैं μm। तो अभी पहले 1 और 2 की फॉर्म में क्या लिखूं? sin i अपॉन sin r इज इक्वल्स टू mu m upon mu a. μ1 अपॉन μ2, ठीक है, μ1 अपॉन i नीचे है ना, i नीचे, तो उधर की तरफ जब लिखेंगे आप देखो ना, ये क्रॉस होने चाहिए, मतलब जो साथ में होते हैं वो हमेशा इक्वल्स टू में क्रॉस के अंदर चले जाते हैं। तो नीचे कौन सा है μ2, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। ये मल्टीप्लाई में कब होंगे? देखो μ2 को साइन के साथ ले आओ तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ऐसे सोच लिया करो, थोड़ा कंफ्यूजन अगर हो तो देखा करो, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसी मीडियम के एंगल के साथ वो मल्टीप्लाई में आना चाहिए। तो आप फंस गए, आपको समझ में नहीं आया कि यार यहाँ पे 2 लिखना है या 1 लिखना है। किसी ने मान लो ये लिख दिया 2 1, आप देखो कि क्या इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन सेम वाली चीज के अंदर ही है क्या? इस मीडियम के अंदर लिया है तो क्या इसी का ही ये μ1 है और क्या इसी के अंदर ही साइन आई है क्या? मैंने घूर के देखा तो यहाँ तो μ2 नजर आ रहा है और यहाँ साइन आई है, तो ये तो μ2 साइन आई होना चाहिए। इसका मतलब नीचे होना चाहिए μ2, इधर होना चाहिए μ1। किसी को भी अगर ऐसे दिक्कत हो तो ऐसे कर लिया करो। तो दिस इज द μ1 अपॉन μ2। μ1 कौन है? μa, और μ2 कौन है? μm। μa की वैल्यू 1 1 अपॉन μm। तो हमारे पास सब आ गया साइन i अपॉन साइन r इज इक्वल टू 1 अपॉन μm, इक्वेशन नंबर 1। और ये जो हमने प्रोसेस किया इसको मैं आपको स्टेप्स के अंदर ब्रेक कर देता हूं। तो दिस इज द स्टेप नंबर 1। सबसे पहले जो काम करना था आपको क्या करना था, क्योंकि रिफ्रैक्शन हुआ है तो रिफ्रैक्शन आपको लगाना था, ठीक है, लगा दिया साहब। अब क्या करें? अब हमारा एम है, अब की क्या करें? भूल गए तो भूल गए, तो एम ध्यान रखो, एम क्या चल रहा है? रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ में रिलेशन निकालना। रियल डेप्थ है आर डी और अपरेंट डेप्थ है एडी, यानी कि एओ और ए आई, ये हमें निकालना है। ध्यान से देखें तो हमेशा ध्यान रखो, जब भी रे ऑप्टिक्स में चल रहे हैं मैक्सिमम टाइम रे ऑप्टिक्स से या कोई सी भी ऑप्टिक्स की आ जाएगी तो आपको ट्राइंगल्स का सिलेक्शन करना है। और कौन से ट्राइंगल्स का सिलेक्शन करना है? राइट एंगल ट्राइंगल्स का, जो हमारे से रिलेटेड, जो भी हम काम करने वाले हैं उससे रिलेटेड। तो मेरे को खुद थोड़ा कॉमन सेंस लेकर के बताओ कि कोई से ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं क्या आपको? राइट एंगल ट्राइंगल। Yes, sir. Yes, sir. A or A, A B O, O B और ओ ए बी। A and B. कोशिश क्या करो 90 डिग्री वाले को बीच में रखो। तो पहला ट्राइंगल हो गया IAB. ओ ए बी और दूसरा हो गया आई ए बी। IAB. रियल डेप्थ ऑब्जेक्ट के लिए होगी और जो अपरेंट डेप्थ है वो इमेज के लिए होगी, यानी कि एक ओ से स्टार्ट होना चाहिए ट्राइंगल और एक इमेज से स्टार्ट होना चाहिए। तो ओ से स्टार्ट होने वाला ट्राइंगल 90 डिग्री का ओ ए बी और इमेज से स्टार्ट होने वाला आई ए बी, दो ट्राइंगल्स मिल गए। इन्हीं दो ट्राइंगल के अंदर ध्यान से देखा तो आई और आर भी आ रहे हैं, एंगल आई और एंगल आर भी दिख रहे हैं। ओ ए बी के अंदर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है तो साइन आई आ रहा है, आई आ रहा है, एंगल आई आ रहा है, दिख रहा है क्या? ये रहा ओ ए बी के अंदर आई एंगल नजर आ रहा है और आई ए बी के अंदर आर आ रहा है। आई से हमें इस इक्वेशन के लिए चाहिए साइन आई, ओ से मतलब एंगल आई वाले के लिए तो चाहिए हमें साइन आई। तो साइन आई कौन से वाले ट्राइंगल में मिलेगा? ओ ए बी या आई ए बी में? ओ ए बी में। एंगल आई कौन से ट्राइंगल में मिल रहा है? ओ ए बी में। एंगल आर से साइन आर बनाना है, ये कौन सा ट्राइंगल चूज करना पड़ेगा? आई ए बी। इतना मेरे हिसाब से भी सभी को समझ में आ गया होगा, ये इसका कॉन्सेप्ट है करने का। मतलब एक तो रटना होता है, लेकिन अगर समझ के रटा हुआ तो आपको वो स्टेप अपने यहाँ ऑटोमेटिकली अपने अंदर आती जाएगी कि करना क्या है। तो अब स्टेप 2 सिलेक्शन कर रहे हैं ट्राइंगल्स का। तो कौन कौन से ट्राइंगल सिलेक्शन में लूं? फर्स्ट मैं ले रहा हूं इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ओ ए बी। ओ ए बी में बताइए कौन सा एंगल सेलेक्ट करूं मैं जिससे मेरी कहानी चालू हो जाए? आई से रिलेटेड क्या चीज निकालूं मैं? साइन आई। साइन आई इज इक्वल टू होता है साहब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जल्दी से बताइए ओ ए बी के अंदर विच वन इज, यहां पे बना रहा हूं मैं दोनों ट्राइंगल ओ ए बी, ये आई एंगल है ओ ए बी। जल्दी से बताइए विच वन इज परपेंडिकुलर एंड विच वन इज हाइपोटेनियस?
AB BO is hypotenuse. AB hypotenuse. ए बी तो हाइपोटेनियस है Perpendicular. BO हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर। और BO हाइपोटेनियस hypotenuse. BO hypotenuse. BO या OB इज हाइपोटेनियस। तो हमने क्या लिख दिया इसको साहब, कहाँ गया, AB परपेंडिकुलर है AB, और हमारे पास हो गया OB BO. BO या OB। उसमें केवल जब डिस्टेंस लिख रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अदरवाइज हमें सही लिखना पड़ता है। अब BO भी लिखोगे तो भी चलेगा। ये क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह से अब ये तो हमारा साइन आई निमट गया, ये कहानी निमट गई। दूसरी कहानी किसकी निमटानी, किसकी फाइल Sin सल्टा R. है, साइन आर की फाइल सल्टा होगा। कौन सा ट्रायंगल लूं, इन ट्रायंगल कहां गया, IAB में। IAB में देखते हैं सर क्या निकालना है, साइन आर। साइन आर फिर से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जल्दी बोलो जल्दी बोलो। Perpendicular AB और AB और BI hypotenuse. IAB, हाँ बोलो, AB अपॉन IB BI. या BI, ठीक है। हमें क्या करना है, अब इतनी चीज निकाल ली, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस। अब मैं नहीं बता रहा हूं, पहली बार आप पढ़ रहे हो, आप खुद बताओ मुझे क्या करना चाहिए। क्वेश्चन 1 दिख गई, 2 दिख गई, 3 दिख गई, क्या करना चाहिए, Divide. डिवाइड। One खुद को divided समझ में आ रहा है, देखो आप पहली बार इस चीज को पढ़ रहे हो, फिर भी अब खुद का माइंड चलना लगा कि हमें क्या करना है। हमें करना है साइन आई अपॉन साइन आर। इसका मतलब मैं क्या कर दूं, 2/3। तो मैंने कर दिया साहब बाय 2 डिवाइडेड बाय 3। 2 डिवाइडेड बाय 3 किया मैंने, 2 डिवाइडेड बाय 3 किया तो मुझे मिला साहब साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू AB अपॉन OB डिवाइडेड बाय AB अपॉन IB। IB. AB से AB कैंसिल, ये ऊपर डिनोमिनेटर में, ये नीचे डिनोमिनेटर में। नीचे डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर वाली चीज चली जाती है ऊपर, और ऊपर वाली आ जाती है नीचे। तो इसको क्या लिखूंगा, आता है ना सभी को, कोई ऐसा तो नहीं है अब मैं जो पूछना चाहे कि ऐसे कैसे हो गया, IB अपॉन OB। ये थी हमारी क्या, स्टेप नंबर 1 2 3। ये स्टेप 3 थी कि आपको क्या करना था, ये वाली स्टेप 3 कि 2 डिवाइडेड बाय 3 करना था आपको। इसको इक्वेशन दे दी मैंने 4। अब एक स्टेप जिसको मैं बोलता हूं 5 स्टार स्टेप। 5 स्टार का मतलब हो जाता है कि पर्टिकुलर जो डेरिवेशन करते हैं उसके अंदर ये चीज इसके बाद अब आपको ध्यान रखनी पड़ती है, वरना आप फंस जाओगे। तो ध्यान क्या रखना है, हालांकि जब समझ में आ रहा होता है ना तो बड़ी आसान होती है। हम ये यहाँ पर अब ध्यान ये रखेंगे, जिसको स्टेप नंबर मैं बोल दूंगा 4 कि ये 5 स्टार स्टेप है। हम ये बोलेंगे, एक अजम्पशन बोल रहे हैं कि ये जो कुछ हमने करके दिखाया इसमें A पॉइंट और B पॉइंट बहुत दूर दूर दिखाए, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में जिस जगह से आप देख रहे हो उसी जगह से एक रे बैंड भी हो रही है और एक रे सीधी भी चल रही है। तो आपकी आईज में दोनों रेज पहुंच रही होंगी तभी तो इमेज यहाँ बन रही। तो आपकी आईज इतनी सी है और उसमें ये दोनों रेज पहुंचे, तो खुद सोचो ये B पॉइंट इतनी दूर होना चाहिए या A के बिल्कुल बगल में होना चाहिए, बिल्कुल पास में होना चाहिए। A के बिल्कुल पास में होगा तभी तो ये सिचुएशन होगी। ये गया, सॉरी, अगर मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख रखा, ये गया तो ये इतनी सी होगी तभी तो ये बेंडिंग यहाँ पे आएगी, क्योंकि आपकी आईज प्रैक्टिकली इतनी ही बड़ी है। तो ये दोनों रेस चली गई तो ये आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इसका मतलब हमने क्या बोला, A and B आर लाइंग वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो ये 5 स्टार स्टेप है, सिंस पॉइंट्स A and B आर लाइंग वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। अगर ये दोनों एक दूसरे के बहुत पास पास हो तो क्या मैं लिख सकता हूं, therefore OB can be written almost is equals to OA। yes or no everyone? ये जो OB डिस्टेंस होगी, ये देखो ये वाली, ये डिस्टेंस OB है और ये डिस्टेंस OA। तो ये जितनी OA है उतनी तो OB होगी ऑलमोस्ट। समझ में आया? तो OB is equals to OA and similarly IB is equals to almost equals to IA. Substitute these values in the equation number 4.
So we get, substituting these values into equation 4, we get, क्या मिलेगा साहब हमको, sin I upon sin R is equals to OA upon, सॉरी IB की जगह तो IA अपॉन OB की जगह OA IA खुद क्या चीज है, IA खुद क्या चीज है, AD अपरेंट है, और OA क्या चीज है, रियल डेप्थ। तो मैं क्या इसको, रियल डेप्थ, तो इसको मैं हटा रहा हूं AD अपॉन RD, ठीक। इसको इक्वेशन दे दूं मैं, इक्वेशन नंबर कौन सी आ रही है, 5। क्या इक्वेशन 1 और 5 दोनों sin I अपॉन sin R को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बराबर होनी चाहिए। तो क्या लिखते हैं, yes sir by 4 and 5 equating them we get apparent depth upon real depth is equals to 1 upon mu m। तो बताओ जल्दी से, apparent depth का फॉर्मूला क्या मिला, RD upon mu m। So apparent depth is equals to real depth upon mu m, refractive index of the medium। क्या हमने ऑब्जेक्ट को एक्चुअल में कहां पे सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, डेंसर मीडियम में, और रेयर मीडियम हमने जो ले रखा है, या जो भी रेयर मीडियम लो, क्या रेयर के कंपैरिजन में डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ज्यादा होगा, यस और नो, yes sir यस। इसका मतलब मैं क्या बोल दूं, क्या इन जनरल जो भी मीडियम ले रहे हो कंपैरेटिवली म्यू एम हमेशा ज्यादा होगा। अगर आपने ऑब्जेक्ट को कहां पे सब्स्टिट्यूट किया है, डेंसर में, तो म्यू एम की वैल्यू म्यू ए से हमेशा ज्यादा है, रेयर मीडियम से हमेशा ज्यादा है। नीचे वाली चीज ज्यादा तो ऊपर वाली ये वाली चीज क्या हो जाएगी, कम। आरडी तो कम। फिक्स है ना, रियल डेप्थ तो कांस्टेंट है, रियल डेप्थ थोड़ी चेंज हो रही, चेंज किस में आ रहा है, कभी इमेज यहां बनेगी, कभी यहां बनेगी, कभी यहां बनेगी, चेंज आ रहा है सिर्फ आरडी में। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, मैं इस जगह लिख रहा हूं एडी इज, ये आरडी तो क्या कांस्टेंट, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन म्यू एम, क्योंकि म्यू या म्यू एम की जगह म्यू डी भी लिख सकते हो डेंसर मीडियम का, तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ज्यादा होगा। अगर ऑब्जेक्ट को आपने डेंसर मीडियम में रखा है तो अपरेंट डेप्थ हमेशा कम आएगी। तो किससे कम आएगी, रियल डेप्थ से कम आएगी, ठीक है। याद रखने का तरीका, इसी इक्वेशन को, ये इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं हम, इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन 6 का ही दूसरा फॉर्मेट, यहां से क्या मैं लिख सकता हूं, क्या जल्दी से चेक करना भाई सब लोग, या इससे भी चेक कर लेना, रियल डेप्थ इज इक्वल टू अपरेंट डेप्थ इनटू म्यू एम। yes sir ये इक्वेशन 6 का फर्स्ट फॉर्मेट और ये इक्वेशन 6 का सेकंड फॉर्मेट। तो इसका मतलब मैंने ये यहाँ पे वापस लिख रहा हूं उसी चीज को, इक्वेशन 6 का सेकंड फॉर्मेट, R इज इक्वल टू A इंटू म्यू, यस और नो, Yes, sir. हाँ भाई Yes, दिख sir. गया। तो ये हो Yes, गया sir. साहब राम, देखो M नजर आ रहा है, म्यू M की जैसे ही होता है ना, M होता है, M को ऊपर से ठोक दो तो ठुकते 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 ये ऐसा बन जाएगा, हो गया RAM राम। तो R इज इक्वल टू A म्यू, real depth is equals to apparent depth into mu. So this is the expression of real depth. How many of you understood? Please. तो अब हमारा नेक्स्ट सेम है, रियल डेप्थ निकाल लिया, apparent depth निकाल लिया, नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट की भी तो बात कर लो, करते हैं साहब, बिल्कुल करते हैं। तो ये रब कर देता हूं साहब, ये तो टर्मिनोलॉजी अब समझ में आ ही चुकी है आपको, आप होशियार हो ही सही, बहुत होशियार हो, उससे ज्यादा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर, तो अब हमारा नेक्स्ट एम क्या हो गया, ये तो हो गया हमारा एक्सप्रेशन जो आपके लिए डायरेक्ट फॉर्मूले आप इसको याद रखेंगे। सेकंड है हमारा एम, क्या फाइंड करना, नॉर्मल शिफ्ट। टू फाइंड नॉर्मल शिफ्ट, इसको आप चाहो तो डेल्टा एन बोल दो, डेल्टा एस बोल दो, सिंपली शिफ्ट बोल दो, आपकी इच्छा जो बोल दो, मैं डेल्टा एन एस बोल देता हूँ। और बहुत सी जगह किताब बुक्स के अंदर डी लिखा हुआ मिल जाएगा, या तो ये रियल डेप्थ को डी दे देते हैं या नॉर्मल शिफ्ट को डी दे देते हैं,
ये तो मैं ऐसी कंफ्यूजन वाली सिचुएशन उठाता ही नहीं, मैं डेल्टा एनएस लिख देता हूँ, उससे खत्म हो जाता है कि चेंज लाना है नॉर्मल शिफ्ट। एनएस का मतलब बोले तो नॉर्मल शिफ्ट। हाँ भाई, नॉर्मल शिफ्ट क्या चीज है, कौन से डिस्टेंस को बोल रहे हैं नॉर्मल शिफ्ट एवरीवन? ऑब्जेक्ट RD minus AD. ओ आई को, और ओ आई कैसे निकलेगा? वेरी No, गुड, yes, sir. आरडी माइनस, वेरी गुड, सही बोला आपने, आरडी माइनस एडी। ये पूरी डिस्टेंस यहां से यहां तक की आर, और उसमें से ए को निकाल दो तो ये बच जाएगी आपके पास एन एस, आरडी माइनस एडी। एडी की वैल्यू हमारे पास है क्या? 6 का फर्स्ट फॉर्मेट रियल डेप्थ की टर्म्स में, आरडी अपॉन म्यू एम। आरडी कॉमन हो गया, 1 माइनस म्यू, खत्म, ये आ गया नॉर्मल शिफ्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड expression of normal shift. Clearly the normal shift depends on two factors. किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है? एक Real depth and mu m. म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड